फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन, बरोबर है, वो उसमें आया है तो है, लेकिन चलो चालू तो करते हैं। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में 15 मार्क्स के लिए है, ये भी हाँ 15 मार्क्स। अभी वो क्या आपके कॉलेज के पैटर्न के हिसाब से होगा, तो अभी तो वो यूनिवर्सिटी ना, तो आपको 15 मार्क्स के लिए कंपलसरी, यानी कंपलसरी वो ऑप्शन में आएगा भाई ये क्वेश्चन अटेंड करो या दूसरा अटेंड करो, दोनों 15 मार्क्स के हो सकते हैं। ठीक है, या तो ये कंपलसरी में आने का चांस बहुत कम है, क्योंकि चैप्टर बहुत सिंपल है, छोटा चैप्टर है, सिंपल चैप्टर है। बॉम्बे यूनिवर्सिटी का अगर हम लोग क्वेश्चन पेपर देखें ना, जो करस्पॉन्डेंस बैठते हैं बच्चे उनका, तो 16 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन आता है एवरी ईयर, फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन का, बहुत सिंपल चैप्टर है। इसके अंदर हम लोगों ने अब तक क्या देखा, एक्सचेंज रेट देखा, एक्सचेंज रेट यानी, अच्छा सबसे पहली बात, अभी तक हम लोगों ने जितना भी किया हुआ है, इसमें क्या हुआ कि सिंगल करेंसी में हम लोग डीलिंग करते थे, परचेज सेल वगैरह अकाउंटेंसी की बात करते, जितना अकाउंट्स का हम लोगों ने जर्नल एंट्री किया, लेजर पोस्टिंग किया 11 से लेकर अब तक की। लेकिन अभी कैसा है, मल्टीपल करेंसीज, मल्टीपल तो यहाँ पर होगा नहीं, खाली दो कंट्री का होगा, एक होगा आउटसाइड कंट्री, एक होम कंट्री। ठीक है, इंडियन बायर होगा जो बाहर से गुड्स मंगाएगा, या तो इंडियन सेलर होगा जो बाहर गुड्स एक्सपोर्ट करेगा, बरोबर। तो दो अलग अलग नेशंस की कंट्री करेंसीज आ जाएगी, बरोबर। इंडिया की जो करेंसी है वो करेंसी किसमें है, रुपीस, और जो बाहर की कंट्री है उसमें अमेरिका की जो यूएसए की है करेंसी, वो क्या है, डॉलर्स में। और डॉलर्स के करेंसी को, डॉलर को स्टैंडर्ड माना गया है, हर जगह पर डॉलर के साथ कंपेयर करते हैं, क्योंकि डॉलर्स मैक्सिमम कंट्री तक पहुंचा हुआ है। ठीक है, इसके लिए डॉलर के साथ इसको कंपैरिजन हमेशा होता है। अब आज के तारीख में क्या रेट है, 1 इंडियन रूपी, अरे सॉरी, 1 US डॉलर इज इक्वल टू कितना, 60 इंडियन रुपीज, 60-59 के आसपास वो चल रहा है, US डॉलर्स वर्सेस इंडियन रुपीस, ऐसा कहा जाता है, बरोबर। तो ये हो गया US डॉलर्स और ये इंडियन रुपीस। आपको इस प्रकार, आप चाहे कहीं से भी परचेस करो, आपको एग्जाम में जरूरी थोड़ी ना है कि यूएस से ही परचेस करोगे, हाँ यूके से परचेस करो, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, कहाँ तो अब कहाँ पे यूरो चलता है, कहाँ पाउंड चलता है, कहाँ दिनार चलता है, लेकिन हम लोगों को कंपैरिजन किसका दिया रहेगा, डॉलर्स। मैं क्या बोल रहा हूँ, ये स्टैंडर्ड है, तो ये स्टैंडर्ड के हिसाब से अपने को जाने का, अपने को ये स्टैंडर्ड फॉलो करना है, हमको हमेशा डॉलर्स के बारे में दिया रहेगा, कंट्री कोई भी हो। तो जब हम परचेस करते या सेल करते हैं उस टाइम पे डॉलर्स का प्राइस क्या था। ठीक है, ये पूरा क्वेश्चन कैसे आ रहा है, कहाँ किस प्रकार से है, तो आपको मैक्सिमम क्वेश्चन आएंगे क्रेडिट बेसिस वाले, जहां पे प्रॉब्लम आता है। अब देखते जाओ, हम लोग इंडिया में ये करेंसी में रिपोर्टिंग करते हैं, इंडिया में तो यही करेंसी रखते हैं ना, जो अकाउंट बनाते हैं, तो इसके लिए इसको बोलते हैं रिपोर्टिंग करेंसी। हाँ कितना सिंपल है। हमारा ईयर कब एंड होता है, फाइनेंशियल ईयर इंडियन 31 मार्च। बेस्ट ऑफ लक, कल डायरेक्ट जाओगे ना एग्जाम में, ठीक है चलो, कल एग्जाम एग्जाम પછી આવજે, पेपर लेना આવજે, कल आएगी ना पेपर लेके, क्वेश्चन पेपर लेकर आओ। हाँ हाँ, तो मिलकर जाओ, ठीक है, बाय। 31 मार्च को हमारा फाइनेंशियल ईयर फिनिश होता है, तो उस दिन जो रेट चलते रहेगा उसको बोलते हैं क्लोजिंग रेट। क्या बोलेंगे उसको, क्लोजिंग रेट का मतलब वो एक्सचेंज रेट जो 31 मार्च को रहता है अपने इंडिया में, यानी फाइनेंशियल ईयर जब एंड होता है उस टाइम पे जो रेट रहता है उसको क्लोजिंग रेट कहते हैं। ठीक है, अब आप सिंपल से एक बात पकड़ो कि हम लोगों ने मान लो गुड्स लेकर आए,
हम लोग गुड्स लेकर आए अमेरिका से। जब अमेरिका से हमने गुड्स लाया तो उसका डेट था 1 जनवरी 2014 और गुड्स लेकर आए 1 लाख रुपीज के, सॉरी 1 लाख डॉलर्स के, यूएस डॉलर्स 1 लाख। अब इस दिन $1 का प्राइस था ₹60। हम लोगों ने प्रॉमिस किया कि हम लोग आपको पेमेंट करेंगे आफ्टर 3 मंथ्स, जो डेट आएगी उस पर। ठीक, अब देखो बात समझो, पूरा ट्रांजैक्शन एक छोटा सा कहानी है ये बस। 1 लाख US डॉलर का अगर हम लोग बिल बनाते हैं ये तारीख पे तो हम लोग को कितना देना पड़ेगा? ₹60 lakhs। इतना रुपीस का हम लोग गुड्स लेकर आए अमेरिका से, यूएस से लेकर आए। हमारा टारगेट था कि यहाँ पे ये 60 lakhs के गुड्स 65 lakhs में बेचने के, 5 लाख रुपया कमाने का, इंडियन मार्केट में वो बेच देने के गुड्स। ये हमारा बिजनेस। बात समझ में आ गई यहाँ तक? ठीक है, तो हमारे मन में तो लड्डू फूटे कि 5 लाख अपने जेब में आ गया। ठीक, 3 महीने के अंदर 5 लाख तो हमारे जेब में आएगा, सामने वाले को 60 लाख दे देंगे, यानी 65 में बेचेंगे, 60 lakhs रुपीस का डॉलर्स उनको दे देंगे, डॉलर्स उतना खरीद के। यहाँ तक क्लियर हुआ? अब क्या हुआ, हमने 65 lakhs में माल बेच दिया, हम लोग खुश हो गए। हमारे पास कितना, हमने 60 lakhs का माल खरीदा है लेकिन दिया नहीं है, पेमेंट नहीं किया। सामने 65 lakhs में वो बिक भी गया, यानी 5 lakhs का प्रॉफिट, हमारे जेब में 5 lakhs। अब क्या हुआ, 3 महीने बीत गए, हमको माल का पैसा देने का टाइम आया। जब हम लोग पेमेंट करने गए तो जनवरी के बाद फरवरी, मार्च और अप्रैल। सपोज करो कि 1 अप्रैल 2014 को वो जो सेलर है यूएसए का, वो डिमांड करेगा भाई चलो 3 महीने का टाइम पीरियड फिनिश हुआ, पेमेंट कर दो 1 लाख US डॉलर्स का। हम लोग अपने वादे के हिसाब से अपनी बैंक में गए। अपने को डॉलर्स कौन देगा? एक्सचेंज बैंक होती है ना। एक्चुअली होता क्या, हम लोग हमारी बैंक में एप्लीकेशन करने का, हमारी बैंक से वो एप्लीकेशन आरबीआई में जाती है, वहां से सैंक्शन मिलता है, फिर डॉलर्स हमको मिलता है, ये प्रोसीजर है। अब हुआ क्या, हम लोग हमारी बैंक में गए, भाई हमको तो डॉलर्स चाहिए, फलाना फलाना पेमेंट करना है। तो हमारी बैंक ने कहा ठीक है, कितने डॉलर्स चाहिए? तो कहा 1 लाख डॉलर्स चाहिए। तो हमारी बैंक ने कहा ओके 1 लाख डॉलर्स मिल जाएगा, आपको पेमेंट करना है ना सामने, तो कर दो। अच्छा 1 लाख डॉलर के लिए आप एक काम करो, 70 lakhs रुपीस दे दो। हम लोग आश्चर्यचकित हो गए, बोले अरे भाई 70 lakhs क्यों मांग रहे हो? 3 महीने पहले तो $1 का 60 रुपीस के हिसाब से 60 lakhs में माल मंगाया है, 65 लाख में बेचा, 5 लाख में कमाया हूँ। हमारी बैंक ने कहा भाई साहब अभी वो $1 हो गया ₹70, रुपया गिर गया, रुपी वीक हो गया, कमजोर हो गया रुपया। कौन? सेलर्स। वही तो बोल रहा हूँ, अमेरिकन सेलर ना। हाँ तो अमेरिकन सेलर तो वही कह रहा है ना, 1 लाख का डॉलर है, मुझको तो 1 ही लाख चाहिए। अमेरिकन सेलर तो वही, तो वो अपना जिम्मेदारी है ना। यहाँ पे हम लोग फंस रहे। 1 लाख डॉलर है, वो थोड़ी ना ज्यादा मांग रहा है। यहाँ पे हमारी इकोनॉमी डगमगा गई, उसके कारण हमको लॉस हुआ। हम बायर होंगे नहीं ना भाई, डीलिंग डॉलर्स में हुई है, रुपीस में नहीं हुई है। सामने वाले को तो उसके करेंसी में पेमेंट लेगा ना, वो क्या बोलेगा, मुझको डॉलर्स दो। हाँ 1 लाख डॉलर, वो ज्यादा नहीं मांग रहा, वो उतने का उतने ही मांग रहा है। लेकिन यहाँ पे रुपया कमजोर हो जाने के कारण हम लोगों को लॉस हुआ है। ये तो सोचा था क्या 5 लाख कमाए, और अभी क्या हो गया, 5 लाख का लॉस हो गया। समझ में? ये जब इस प्रकार का क्रेडिट ट्रांजेक्शन अराइज होता है ना, तभी हम लोगों को इसकी जर्नल एंट्रीज करनी पड़ती है। ये जो लॉस हुआ, ये लॉस एक्सचेंज में, जो एक्सचेंज रेट में जो डिफरेंस आया उसके कारण हुआ है। इसके लिए ये जो लॉस है, वो लॉस के लिए हम लोग एक स्पेशल अकाउंट बनाते हैं जिसको एक्सचेंज डिफरेंस अकाउंट बोलते हैं, या तो फॉरेन फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट, दो में से कोई भी एक अकाउंट हम बोल सकते हैं। फॉरेन फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट कहेंगे या तो एक्सचेंज डिफरेंस अकाउंट।
So due to exchange difference, due to fluctuation in the exchange rate, there may arise a loss or profit. ये सिनेरियो में हम लोग को लॉस हो रहा है। अब अपोजिट सिनेरियो भी देख लो, प्रॉफिट का क्या होगा। हम लोग यस चलो हम लोग एक काम करते हैं, ये तो हमने देख लिया। मान लो $1 लाख का पेमेंट करने के लिए हम लोग जब ये डेट पे गए तो बैंक ने क्या कहा, $1 लाख चाहिए ना, ठीक है एक काम करो 50 लाख रुपया दे दो। हम तो भाई फूले ना समाये, क्योंकि हम लोगों ने क्या सोचा था 60 लाख रुपए दो देंगे तो 1 लाख रुपए का डॉलर मिलेगा, $1 लाख मिलेगा, राइट। लेकिन भाई पता चला अरे इतने में ही काम निपट गया, 50 लाख में ही, है ना, हमारा प्रॉफिट और बढ़ गया कि नहीं, राइट। तो ड्यू टू फ्लक्चुएशन इन द फॉरेन एक्सचेंज रेट हमारा जो एक तरफ से प्रॉफिट हो सकता है या तो लॉस हो सकता है, उसके लिए ये अकाउंट हम लोग मेंटेन करते हैं। यहाँ तक लगता है क्लियर हो गया चीज, राइट। मैं आप लोगों को इस अकाउंट से हटकर जो इकोनॉमिक्स से रिलेट करता है वैसा चीज बताता हूँ। इस चीज से बच सकते हैं क्या, बोलो। पेमेंट ऑन द स्पॉट करो तो ही बच सकते हैं, तो बच सकते हैं, क्योंकि ऑन द स्पॉट भाई 60 लाख का है, ये ले 60 लाख रुपया का डॉलर का पूरा $1 लाख ले ले, अभी के अभी 60 लाख का पेमेंट कर दिया हमने, हमारी बैंक को $1 लाख लेके सामने वाले को पेमेंट कर दिया, गुड्स आ गया, चलो काम फिनिश। लेकिन हमको तो उधारी पे चाहिए, अब क्या करेंगे उधारी पे। तो हाँ, तो एक सीधा बात है रिस्क झेलो, पर रिस्क ऐसी रिस्क झेल के बिजनेस नहीं होता। देयर मस्ट बी सम काइंड ऑफ इंश्योरेंस, और कोई इंश्योरेंस कंपनी इसका इंश्योरेंस नहीं निकालती। ये तो एक्सचेंज रेट के फ्लक्चुएशन है, ये अनसर्टेनिटी बोलते हैं, ये इंश्योरेबल नहीं है। तो इसके लिए क्या एक इकोनॉमिक्स में एक कॉन्सेप्ट है कि जिसमें हम लोग इससे बच सकते हैं। प्रॉफिट भी नहीं होगा लेकिन लॉस भी नहीं होगा दूसरे हाथ। ये केस में देखो, अरे एकदम माइंड देखो, आपको समझता है क्या। एक तरफ हम लोगों ने 60 रुपीज का जब भाव था 1 तारीख को, ध्यान दो ट्रांजैक्शन पे, $1 का जब 60 रुपीज था तब हम लोग $1 लाख का माल मंगाए, यानी 60 लाख रुपीज। एक हाथ हमने माल मंगाया, दूसरे हाथ हम लोग स्टॉक मार्केट में गए। स्टॉक मार्केट में यानी अभी वो बिल्डिंग में जाने का जरूर नहीं है, घर पे बैठ के हम लोग सीधा कंप्यूटर पे ट्रांजैक्शन डाल सकते हैं, फिजिकली वहां जाने की जरूरत नहीं है। हमने क्या किया, स्टॉक एक्सचेंज में से जो डॉलर्स का जो एक्सचेंज रहता है ना, उसको फॉरेक्स बोलते हैं, फॉरेन एक्सचेंज भी होता है। $US खरीदो और बेचो, खरीदारी बिक्री वाली $US की चलते रहती है मार्केट में। वहां से हमने एक तरफ से $US भी बाई किए, एक तरफ गुड्स बाई किया, दूसरी तरफ क्या बाई किया, $US। मैं बताता हूँ, ये $US अगर $1 लाख $1 लाख हमको चाहिए तो जरूरी नहीं कि 60 लाख रुपीस दोगे शेयर बाजार में मार्केट में तो अपने को मिलेगा, ऐसा नहीं है। उसका कुछ 10% अमाउंट रखना पड़ता है। समवॉट मान लो 60 लाख होता है ना, तो 60 लाख के बदले मान लो 6 से 7 लाख रुपया या 10 लाख रुपया अगर हम रखते हैं तो हमारे अकाउंट में $1 लाख आ जाते हैं, वर्चुअल हमारे अकाउंट में आ गए। यहां तक बात समझे, श्योर। तो आप बोलो, हमारे पास दो चीज हुई, एक गुड्स हुए, दूसरा $US, और $US भी कितने के हैं, 1 लाख के, ठीक है। अब 3 मंथ्स के बाद का सिनेरियो देखो क्या होगा। 3 महीने बाद हम लोग बैंक में गए, बैंक वालों ने क्या कहा, पहले गुड्स की बात करते हैं, गुड्स की बात। चलो $1 लाख का अगर आपको $1 लाख चाहिए तो आपको 70 लाख रुपीस देने पड़ेंगे। तो हम लोग हमारे हिसाब से 10 लाख का लॉस हो गया। 10 लाख का लॉस है ना। खाली गुड्स के केस में देखो, हम क्या सोचेंगे, अरे यार जब मंगाया था गुड्स तब 60 लाख रुपए का था डॉलर्स, और अभी पेमेंट करना पड़ता है 70 लाख के हिसाब से। लॉस बुक, कितना लॉस बुक किया, 10 लाख रुपए का। क्यों 10 लाख रुपए का लॉस बुक किया, क्योंकि 3 महीने बाद
हमारा एक यूएस डॉलर ₹70 का हो गया। यानी एक तरफ से गुड्स के केस में हमको लॉस हो गया, गुड्स के केस में लॉस। अच्छा ठीक है, वहां पे लॉस बुक किया। अब एक्सचेंज फॉर स्टॉक मार्केट में हमारे अकाउंट में $1,00,000 है ना, अब उसको सेल कर दो। वो तो हमने बाई करके रखा था ना। 10 लाख का मार्जिन दिया हुआ है, उसके अंदर हम लोगों को $1,00,000 मिल गया। वो उसमें है ऐसा कि आप लोगों को अगर $1 खरीदना है, मान लो $1,000 का लॉट है, तो $1,000 ₹60,000 के आएंगे। 60,000 दोगे तो $1,000 मिलेगा ना, बराबर ना। तो 60,000 दोगे तो $1,000 मिलेगा, ऐसा नहीं है। 4,000 5,000 रखो तो उतने डॉलर्स अपने अकाउंट में आ जाते हैं। हाँ, और फिर बेच भी सकते हैं। वही तो होता है ना फॉरेन एक्सचेंज करेंसी ट्रांजैक्शन जो होता है, वो उसके अंदर देखो शेयर बाजार में। हाँ, वो बात छोड़ो, बात यहाँ पे क्या आ रही है कि यहाँ पर हम लोगों ने गुड्स को कितना परचेस किया, 1 लाख का, और 1 लाख का यहाँ पे लॉस बुक किया। ऑन द अदर एंड हमारे अकाउंट में $1,00,000 भी तो है, तो वो $1,00,000 जब हम लोग बेच देंगे तो प्राइस क्या चल रहा है, और वो खरीदा था कितने में, यानी दूसरी तरफ हमारा वहां पर 10 लाख का प्रॉफिट। क्या अरे हमारे केस में हमने गुड्स खरीदा, गुड्स में लॉस हुआ, वो समझा, लॉस हुआ। डॉलर्स कितने खरीदे थे, 1 लाख, कितने रुपीस में, 10 लाख को, वो मार्जिन है, वो मार्जिन को मत गिनो। अरे ये डेट पे, तो अपने अकाउंट में आएगा कितने बेचेंगे तो 10 रुपया ज्यादा मिलेगा ना, 10 लाख ज्यादा मिलेगा, तो 10 लाख का प्रॉफिट हो गया ना। हाँ, 2 ट्रांजैक्शन एक साथ करने का क्या। अरे बाबा, अभी वो स्टॉक एक्सचेंज का रूल है, उसमें हम लोग, तुम लोग मार्जिन को क्यों देख रहे हो, तुम लोग ट्रांजैक्शन को समझो, ट्रांजैक्शन समझा क्या। अब वो मार्जिन छोड़ दो, अब वो स्टॉक एक्सचेंज दे रहा है तो हम लोग क्या करें, हम लोग ऐसा थोड़ी ना बोल सकते हैं कि यार 60,000 का अगर आप $1,000 दे होता है तो 60,000 पूरा लो यार, अब 10,000 में तो हम नहीं लेंगे, ऐसा थोड़ी ना कोई बोलने वाला है। मैं यहाँ पे बैठे बैठे 5,000 में ₹5,000 का मार्जिन रखता हूँ, तो फिर आ गया मान लो, अगर डॉलर्स आ जाते हैं, वो एक लॉट आ जाता है, तो मैं क्या गवर्नमेंट को ना बोलो ना जी ना जी, ये तो नहीं चलेगा, ऐसा थोड़ी ना है। गवर्नमेंट ने रूल रखा है तो रखा है, अच्छा लगा वो। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना, जब 2 ट्रांजेक्शन एक साथ करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज, ये पढ़ो, हेजिंग। ये इकोनॉमिक्स में है, टीवाई बीकॉम में इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। सिंपल सी बात हुई, गुड्स खरीदो, डॉलर्स खरीदो, प्राइस ऊपर गया तो बट नेचुरल यहाँ पे हमको लॉस होगा गुड्स में, बरो ना। यहाँ पे लॉस बुक करो, यहाँ पे डॉलर का प्राइस महंगा हो गया तो डॉलर को बेच दो, वहां पे प्रॉफिट हो गया, तो लॉस खाए तभी तो बिजनेस होता है, नहीं तो थोड़ी ना बिजनेस होने वाला है। आज रिलायंस है, टाटा है, बिरला है, इन लोग जो बड़े बड़े जायंट कंपनी से, जायंट कंपनीज इंपोर्ट एक्सपोर्ट करती है, वो क्या हर टाइम कैश दे के ऑन द स्पॉट पेमेंट करती है क्या। उन लोग क्या करते हैं, एक तरफ से माल मंगाएंगे तो दूसरी तरफ से डॉलर्स खरीद के बैठते हैं। दोनों हेजिंग रखेंगे तो ही तुम सर्वाइव कर पाओगे मार्केट में, वरना सर्वाइव नहीं कर पाओगे। बात समझे। उसी प्रकार एक्सपोर्ट का करो, गुड्स बेच दिया, सेल कर देने का। अब ये आप उसमें बहुत ये होगा, अरे नहीं, खाली ऑन पेपर तो है ये, कौन वो नहीं, वो उनकी बात नहीं ना, उनकी बात नहीं,
अपने यहाँ इंडिया के अंदर जो आपस में पब्लिक में ट्रेडिंग होती है ना, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। यहाँ पे कोई है, कोई पर्सन है, मैं उसको बेच दूंगा यूएस डॉलर्स, मेरे पास डॉलर्स नहीं है, पर मैं बोली लगा रहा हूँ, एक प्रॉमिस कर रहा हूँ कि इन फ्यूचर में तेरे को यूएस डॉलर्स तेरे पास से ही खरीद दूंगा, ऐसा अभी तू ले ले। ऐसा रहता है, ठीक है। हाँ वही ना, वो सब बात है, बट ये एक बात समझ में आ गई, हेजिंग के थ्रू हम लोग बच सकते हैं, लॉस हो या प्रॉफिट हो, ठीक है कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल, लेकिन अभी तक आप लोग मार्केट में निकलोगे, थोड़ा ब्रॉड माइंडेड सोच रखोगे तो समझ में आएगा, ठीक। वो पूरा इकोनॉमिक्स का पार्ट था, ये बताया फॉर द सेक ऑफ नॉलेज। यहाँ पर आप लोगों को इंफॉर्मेशन कैसी रहेगी, क्वेश्चन में क्या दिया रहेगा, तो दिया रहेगा एक परचेस दिया रहेगा, या तो सेल दिया रहेगा ऑन ए पर्टिकुलर डेट, फिर वो परचेज या सेल के इंस्टॉलमेंट्स दिए रहेंगे। क्या दिया रहेगा, बात क्लियर यहाँ तक? बस क्वेश्चन में ये दो ही चीज दी रहती है, कुछ नहीं है। 15 मार्क्स का, और आंसर में क्या बनाने का, पहला तो जर्नल एंट्रीज, और दूसरा लेजर पोस्टिंग। दो पार्टीज रहेगी कि नहीं? मैं खुद यहाँ से बेच के सामने एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकता हूँ क्या? नहीं, दो पार्टीज होनी चाहिए। So there should be two parties, one will be exporter, another one will be importer. तो या तो एक्सपोर्टर का अकाउंट बनाने को कहेंगे, या तो इंपोर्टर का अकाउंट बनाने को कहेंगे। नहीं, दो में से एक ही होगा। अगर इंडियन एक्सपोर्टर है तो एक्सपोर्टर का अकाउंट, इंडियन इंपोर्टर है तो इंपोर्टर का अकाउंट। अरे परचेस किया तो हम लोग कौन हो जाएंगे? और सेल किया तो बरोबर, यानी इंपोर्टर या तो एक्सपोर्टर का अकाउंट बनाने को कहेंगे, और फिर फॉरेन फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट बनाने को बोलेंगे। यस, डिफरेंस वाला फॉरेन फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग, मैं आप लोगों को 11वीं की एंट्रीज पूछता हूँ जो 11th स्टैंडर्ड में हम सीखते थे। गुड्स परचेस किया मान लो, तो क्या एंट्री करेंगे? देखो हम लोग क्या सीखेंगे, देखो ध्यान से देखो, जर्नल एंट्री, उसके बाद में ये दोनों लेजर, ठीक है। तो ये दोनों लेजर तो एंट्री आ गई तो अपने आप ही आ जाना है। तो चलो, परचेस किया गुड्स को, यूएस से परचेस किया, बोलो एंट्री। गुड्स का बदला क्या लिखने का? उधारी पे खरीदा, परचेज अकाउंट डेबिट टू, अरे उधारी में कहा कैश बैंक आया? उसका नाम क्रेडिटर अकाउंट, हमने परचेस किया है ना, वो हमारा क्रेडिटर बन गया। हम लोग इंपोर्टर है, हाँ उसका नाम आएगा। अगर नाम दिया है तो नाम लिखो, नाम नहीं दिया है तो क्रेडिटर अकाउंट, ठीक। अभी उसको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे करो, पैसा दो यार, ठीक है। क्रेडिट होगा कैश बैंक, तो डेबिट क्या होगा? और वो रिसीवर का नाम ना दिया हो तो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट। क्या ये समझे? कोई डाउट? अब जब ये पेमेंट किया उस टाइम पे हमको फॉरेन एक्सचेंज डिफरेंस के कारण प्रॉफिट हुआ, एक्सचेंज डिफरेंस के कारण प्रॉफिट हुआ। देखो जब हमने परचेस, यहाँ पे ध्यान दो, ये मान लो डेट है फर्स्ट सेकेंड थर्ड ऐसा कुछ। अब यहाँ पर हम लोगों ने $1 का प्राइस था ₹60,
लेकिन जब पेमेंट करने गए तब $1 का प्राइस था ₹59। ₹1 का हमको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, सोचो। क्यों? रुपी स्ट्रांग हुआ। दैट मीन्स जहां हमने पर डॉलर 60 देने चाहिए थे, वहां अभी पर डॉलर 59 देने पड़ेंगे। दैट मीन्स ₹1 पर डॉलर हम लोग को बेनिफिट मिल रहा है। ठीक, तो एक्सचेंज डिफरेंस के कारण प्रॉफिट हुआ, इसके लिए एक्सचेंज डिफरेंस क्रेडिट। एक्सचेंज डिफरेंस प्रॉफिट और लॉस के कॉन्सेप्ट पे चलता है, वो नॉमिनल अकाउंट है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर क्या, हाँ प्रॉफिट हुआ तो क्रेडिट। तो टू एक्सचेंज डिफरेंस लिखो, या तो फॉरेन फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट लिखो, दोनों में से कोई भी एक चलेगा। अच्छा, एग्जाम में अगर आपको फॉरेन फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट बनाओ ऐसा इंफॉर्मेशन दिया है तो फिर वही लिखना, एक्सचेंज डिफरेंस अकाउंट मत लिखना। क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, ये लॉजिक समझा? क्रेडिटर क्यों डेबिट हुआ, कुछ भी चलेगा। क्रेडिटर क्यों डेबिट हुआ? क्योंकि तो सास भी कभी बहू थी, ये क्यों डेबिट हो गया? देखो, मान लो हम लोगों ने $10 का परचेस किया हुआ है। कितना? यस, $10 का इस टाइम पे परचेस किया, यानी हम लोगों को कितना देने का है? ₹600 देने का है। हम लोग ने क्या किया, चलो भाई हर थोड़ा थोड़ा टाइम पे, एक महीने पे $1 पे करते जाएंगे सपोज। तो पर डॉलर हमको कितना रुपीस देना चाहिए? ₹60 देना चाहिए ना, क्योंकि जब हमने परचेस किया ये डेट पे तो डॉलर का प्राइस क्या था? $1 का 60 था ना, तो अब इसी को पकड़ के चलो। ठीक है, अब देखो इमीडिएट फर्स्ट पेमेंट पे हमारा ₹1 बच गया, यानी हमारा क्रेडिटर, हम लोग यहाँ पे $1 पे कर रहे हैं, लेकिन हमारे कंट्री की रिपोर्टिंग करेंसी कौन सी है? रुपीस। 59 है, रुपीस है ना, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे कितना रुपीस लिखेंगे? डॉलर लिखेंगे या रुपीस लिखेंगे? और रुपीस कितना था इस दिन? इसके लिए यहाँ पे 59 लिखेंगे। लेकिन हमारे बुक रिकॉर्ड के हिसाब से ₹60 का पेमेंट होना चाहिए, यानी ₹1 का प्रॉफिट हुआ। तो क्रेडिटर देखो कितने से डेबिट हुआ? 60 से। क्योंकि हमने यहाँ पे क्रेडिटर को क्रेडिट किया है, कितने से क्रेडिट किया है? देखो 600 से क्रेडिट किया है, तो वो 600 से डेबिट भी होना चाहिए, तब जाके अपना अकाउंट टैली होगा। ठीक, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अगर यहाँ पे डेबिट किया तो एक्सचेंज डिफरेंस भी, सिंपल सी बात है, तो हो जाए, पता चल जाएगा। सब पेमेंट हो गया तो बैलेंस नहीं आना चाहिए, पता चलता है आंसर राइट है कि रॉन्ग है। अच्छा, नाउ सी, सिंपल सी बात, लॉजिक क्लियर हो गया ना? तो अब याद कैसे रखने का, देखो जब परचेज हुआ तब तो जो एक्सचेंज रेट रहेगी उस पर हम लोग पेमेंट करेंगे, ट्रांजैक्शन की एंट्री करेंगे, परचेज या सेल की अकॉर्डिंगली। क्रेडिटर जब पेमेंट करेंगे हम लोग इंस्टॉलमेंट का, तो वो भी सिंपल है, बस ये एक बात को समझना है, एक्सचेंज डिफरेंस की एंट्रीज कैसे आती है? प्रॉफिट हुआ तो ये क्रेडिट, लॉस हुआ तो ये डेबिट। ठीक, अच्छा हम लोगों ने क्रेडिटर बनाया है या डेटर अकाउंट बनाया है, वो यहाँ पे साथ में लिख दो। अरे ये बाबा क्रेडिटर है ना, वो छोड़ो, यहाँ पे मेरे को बोलो, यहाँ पे क्या बनाया है? क्रेडिटर का है ना, तो क्रेडिटर का नाम क्या होता है? बच्चे गलती क्या करते हैं, एक्सचेंज डिफरेंस में रुपीस यहाँ पे कैश बैंक लिख देते हैं, ₹1 का फायदा हुआ, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू एक्सचेंज डिफरेंस। ये मत करना, पार्टी का नाम आता है, पार्टी का नाम और एक्सचेंज डिफरेंस, समझ में आए? राइट। अच्छा, जैसे हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट में देखा था, कुछ ऐसी चीज थी जो क्रिटिकल थी, हम लोगों को जहाँ पे ज्यादा ध्यान देने का जरूर था,
वैसा इसके अंदर भी एक छोटा सा चीज है जिस पे अपने को ध्यान देने का जरूर है, और वो है दो रेट रहते हैं, एक है स्पॉट रेट, एक अच्छा हाँ, और एक रहता है ओपनिंग रेट, तीन रहते हैं। स्पॉट रेट यानी जो एट प्रेजेंट चल रहा है मार्केट में। ओपनिंग रेट यानी ईयर जहां पे स्टार्ट हुआ उस दिन जो रेट था वो क्लोजिंग ही तो ओपनिंग बनेगा, तो इसके लिए इसको ज्यादा कंसीडर नहीं करते। क्लोजिंग रेट यानी जो इंडियन फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च को फिनिश होता है, इसके लिए 31 मार्च को जो रेट प्रिवेलिंग होगा मार्केट में $1 का रुपीस में, उसको क्लोजिंग रेट कहते हैं। ठीक है, बस ये एक चीज को याद रखना है आपको, ये चीज, और इसका लॉजिक हम लोग क्वेश्चन के आंसर में देखते हैं, बट आपको मैं इसका सिंपल मीनिंग बता देता हूँ। परचेस किया मार्च 31 ईयर एंड है, हाँ, परचेस किया 1 नवंबर को, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च आ गया, ईयर फिनिश, मार्च के बाद अप्रैल और मई। हमने यहाँ पे परचेस किया $1,00,000, ठीक, 25, 25, 25 और 25 मान लो। अब यहाँ पे $25,000 का पेमेंट करेंगे, 25,000, 25,000, यहाँ पे 25,000 और यहाँ पे 25,000, ऐसे अलग अलग हम लोग किस्त में, इंस्टॉलमेंट्स में पेमेंट करने वाले हैं। बात क्लियर हुई? ठीक, आप देखो, जब परचेस किया, गुड्स को परचेस किया, उस टाइम पे रेट था ₹60। जब फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे करने गए तब रेट था ₹59। कितना प्रॉफिट हुआ? 30। अच्छा, ये मार्च महीने में, मान लो मार्च के 1 तारीख को पेमेंट किया, उस टाइम पे रेट था ₹58। कितना प्रॉफिट हुआ? ₹2 प्रॉफिट हुआ, बट ऑन हाउ मेनी डॉलर्स? हाँ, नहीं नहीं नहीं, $25,000 पे $2 का प्रॉफिट हुआ। बात समझो, $25,000 पे हुआ ना प्रॉफिट, राइट? तो ₹50,000 का फायदा हो रहा है इंडियन करेंसी में। क्या बात क्लियर हो रहा है? अब क्लोजिंग रेट कौन सा रेट रहता है? और हमने यहाँ पे 1 मार्च को ही पेमेंट कर दिया मान लो। अब 31 मार्च आई, तो 31 मार्च को जो रेट था वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ₹57। कितना था रेट? 57, ठीक है। अब अप्रैल महीने में हम लोग पेमेंट करेंगे। अप्रैल महीने में हमने पेमेंट किया रुपीस, तब चल रहा था $25,000। जब हमने पे किया तब $1 का प्राइस चल रहा था ₹58। कितना प्रॉफिट हुआ? ₹2 का, एज पर दिस डेट। लेकिन हमारा ट्रांजेक्शन यहाँ पे फिनिश हो गया कि नहीं? ये सब बुक्स क्लोज हो गई कि नहीं? 31 मार्च को हम लोग करते क्या है? बुक्स ऑफ अकाउंट्स को क्लोज करते हैं ना। चलो वो बोरिया बिस्तरा समेट लो, वो हिसाब खलास, अब यहाँ से नया हिसाब शुरू करते हैं। हाँ, इसके लिए हम लोग जब सब भूल जाने का, और नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में जब भी पेमेंट करो या रिसीव करो तो क्लोजिंग रेट के साथ कंपेयर करने का। हाँ, तो क्लोजिंग रेट के साथ कंपेयर करो तो क्या हुआ? ₹1 का लॉस। तो अब आगे सब्सिक्वेंट, मान लो यहाँ पे ₹59 का था तो ₹2 लॉस, यानी हम लोग सब्सिक्वेंट पेमेंट या रिसिप्ट रहेगा आफ्टर क्लोजिंग, ठीक, फाइनेंशियल ईयर, तो हम लोग किसके साथ उसको कंपेयर करने का है? क्लोजिंग रेट के साथ, स्पॉट रेट के साथ नहीं। जब हमने परचेस किया था वो रेट के साथ हम लोग नहीं करना है। ये फंडा क्लियर हुआ। अब इसकी एक जर्नल एंट्री आती है,
खाली क्लोजिंग रेट की एक जर्नल एंट्री आती है, दैट इज द मोस्ट टिपिकल एंट्री, फिनिश। वो आ गया, ये कॉन्सेप्ट समझ गया, ये समझ गया कॉन्सेप्ट, और ये एक एंट्री आ गई, द चैप्टर इज इन योर हैंड। बहुत सिंपल चैप्टर, बहुत सिंपल, बस ये दो चीज को संभालना है, बाकी कुछ नहीं है चैप्टर। यहाँ तक कोई डाउट? तो अभी हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन, हाँ, अभी जो तीन एंट्री बताई ना, बस वही एंट्री है, ये परचेजर की बुक में थी, इंपोर्टर के बुक में, वैसे ही अभी एक्सपोर्टर के बुक में। ये स्पॉट की एंट्री मैं अभी नहीं बता रहा हूँ, मैं क्वेश्चन का आंसर सॉल्व करेंगे हम लोग, उसमें बताऊंगा। कोई डाउट? चलो तो यहाँ से भी आंसर हम लोग एक क्वेश्चन ले लें। तो देखो,